चैप्टर 41 की शुरुआत में हमें एलाइस को दिखाया जाता है, जिसके सामने बहुत सारी स्क्रीन पॉपअप हो रही थी और वो बोल रही थी, एक विरोध हुआ है, दोनों साइड ने जीतने की कंडीशन को पूरा कर लिया है, इमरजेंसी रिपोर्ट, सिस्टम वार्निंग और इसका पैटर्न रेड है, दी करंट सिचुएशन इज चूज as दी प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एनालाइज। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलाइस अपने हाथ में एक पजल के टुकड़े को लिए हुए थी। उसके बाद वह आगे बोलती है, जो विनिंग की कंडीशन है वह 94% बसिस 50%, मतलब 94 होली साइड का है। इसका मतलब होली साइड ने 94% से जीत हासिल कर लिया है। सर्चिंग फॉर दी ऑप्शनल सिनेरियो नंबर 43,923 कोड 002 इमरजेंसी पैच को शुरू किया जा रहा है। कोड 282 बदले हुए कंटेंट को लागू किया जा रहा है। दोनों साइड ने जीतने की कंडीशन को पूरा कर दिया है। होली साइड और इवल साइड के बीच टाई हुआ है और ये टाई वाला स्क्रीन विंडो सभी प्लेयर के सामने पॉपअप हो जाता है, जिसे देखकर वह सारे चिल्लाते हुए बोलते, क्या टाई, इसका क्या मतलब है? और उसके बाद उनके सामने और भी स्क्रीन पॉपअप होने लगती है, जिसमें लिखा था, जीतने के इनाम को दोनों साइड के लिए बराबर से बांटने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। होली साइड के यूजर को उनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट के आधार पर रिवॉर्ड मिलेगा। होली साइड से संबंधित हिडन जॉब को आगे से और बढ़ा दिया जाएगा और वह लोग उन विंडोज को देखकर बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन पॉइंट पर आधारित एडिशनल रिवॉर्ड। तो ये रिलीजन बॉडी के लिए पॉइंट बढ़ाने के अलावा अलग रिवॉर्ड है। ऑसम, एक हिडन जॉब अगर हमें ये मिल जाए तो ये एक जैकपॉट लगने के बराबर होगा। और फिर उनको आगे बताया जाता है, ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस ने मारून किंगडम पर कब्जा कर लिया है। मारून किंगडम पर एक अटूट शांति छा गई है। हेल के क्रीचर ने मारून किंगडम को देखना शुरू कर दिया है। कोई भी नेशन एक साल तक मारून किंगडम पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, मतलब उस पर अटैक नहीं कर सकता। ईवल फोर्स के हार्ट के रूप में मारून किंगडम और भी मजबूत हो जाएगा। और ईवल साइड के लोग इन विंडोज को देखकर थोड़ा हैरान होकर बोलते हैं, ये सोचना कि ईवल फोर्स का अब एक बेस है। हेल के क्रीचर होली डेमनिक ग्रेट वार में ईवल के हराने के बाद उनके निशान ढूंढना भी मुश्किल था, लेकिन अब तो। और उसके बाद हमें और कुछ नीले और लाल विंडोज को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा था, एक्ट 1 ए फॉरगेटन डार्कनेस ब्रेविंग लिंक क्वेस्ट विच हंट अब खत्म हो गया है और दुनिया में लगने वाला नियम या दुनिया के लिए जो बनाए गए थे नियम वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। किसी भी साइड के खिलाफ लापरवाही से किया गया पीके, मतलब प्लेयर को मारना सख्त मना है। और ये सारी नोटिफिकेशन होली एम्पायर के पोप के सामने आ रही थी, जिसे देखकर वो बोल रहे थे, तो क्या ये फिर से शुरू हो गया है केओस का समय? और उसके बाद हमें ओथर बताता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरी तरह से केओस बढ़ रहा था, ये आर्केडिया द्वारा सेट किए गए होली और इवल के बैलेंस के कारण नहीं था। और उसके बाद हमें कुछ प्लेयर को दिखाया जाता है, जिसमें एक प्लेयर स्टेटस विंडो की तरफ उंगली करता हुआ बोलता है, क्या इतने लोगों के मरने के बाद और इतनी खतरनाक लड़ाई होने के बाद टाई दिखाना सही है? और उससे भी जरूरी बात, क्या इसमें टाई एग्जिस्ट भी करता है? और उसके साथ वाली लड़की बोलती है, भले ही वह करे या ना करे, अगर स्टेटस विंडो कहता है कि ऐसा है तो चलो ठीक है। और उसके बाद हमें डायरेक्टर और मिस ली मियोन को दिखाया जाता है और बताया जाता है, भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण ये सब शुरू हुआ था। और फिर हमें जेनिका पोल को दिखाया जाता है, जो बोल रही थी, आखिर किस पागल कमीने ने ये बार्ड ऑफ एनर्जी क्लास लिखा है, मतलब बनाया है। और फिर हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जिसमें लिखा था, एक ऐतिहासिक उपलब्धि, आपने आर्केडिया के सेकेंडरी वर्ल्ड की स्थिति को बदल दिया है। इवल फोर्स और भी मजबूत हो गई है। होली साइड और इवल साइड के बीच संतुलन फिर से स्थापित हो गया। आपने टाइटल कंपोजर ऑफ न्यूट्रलिटी का टाइटल हासिल कर लिया है। आपको 2,10,000 पॉसिबिलिटी प्राप्त होती है। और भाई साहब ये सारी नोटिफिकेशन डेस्क को आ रही थी, जिसे डेस्क उस थ्रोन पर बैठे हुए और स्माइल करता हुआ देख रहा था। और भाई साहब का पोज तो देखो, क्या ही मस्त स्टाइल में बैठे हैं। और फिर डेस्क सोचने लगता है, 2,10,000 पॉसिबिलिटी तो तबाही मचाना ही सही रास्ता था। जिस इंसान ने ये गेम बनाया, नहीं ये जो बनाया, वो मुझसे क्या कराना चाहता है। खुशकिस्मती से इस बार सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ है। हालांकि मैंने यूजर के सामने अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा जाहिर कर दिया था। और फिर डेक्स खुश होता बोलता है, मैंने इनक्रेडिबल अमाउंट में पॉसिबिलिटी जमा कर लिया और अब इस वजह से दुनिया में क्योस आ गया है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आगे क्या होगा। और तभी हमें कुछ स्क्रीन पॉपअप होते हुए दिखाया जाता है, जिसमें लिखा था, आपने मिशन 2 को कंप्लीट कर दिया है, जिस कारण एक स्पेशल कंडीशन अचीव हुआ और इसीलिए आपके हिडन क्लास बार्ड ऑफ एनर्जी के लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जा रहा है। प्लेयर के कंट्रीब्यूशन पॉइंट की कैलकुलेशन की जा रही है। बीच हंट क्वेस्ट को ट्रिगर किया और 4,92,2,912 बिलियन को जज करने में योगदान दिया और मारून किंगडम पर कब्जा किया और लीच आर गेमर को खत्म किया। इसलिए अब आपको एक स्पेशल एबिलिटी दी जाएगी
और तभी जो हिडन क्लास बार्ड ऑफ एनर्जी होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और हम डेक्स को देखते हैं जो बार्ड ऑफ एनर्जी के एक्टिवेट होने से उस थ्रोन से चौंकता हुआ खड़ा हो गया था और बोलता है क्या एक स्पेशल एबिलिटी। और फिर दिखाया जाता है कि डेक्स को क्या स्पेशल एबिलिटी मिली थी, वह है ग्रांट पॉसिबिलिटी। आप पॉसिबिलिटी को किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर खर्च कर सकते हैं और उसके कर्मा को बदल सकते हैं। और डेक्स उसे देखता हुआ और अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है क्या बस इतना ही एक्सप्लेन करोगे? ये भी नहीं बताता कि इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी की जरूरत होगी, क्या अनफ्रेंडली एबिलिटी है। और फिर डेक्स खुश होता हुआ और अपने बिगनर स्वॉर्ड को अपने आइटम बॉक्स से निकालता हुआ बोलता है तो चिंता करने के बजाय मैं इसे अपनी आंखों से कंफर्म करना सबसे अच्छा मानूंगा। और उस बिगनर स्वॉर्ड को निकालने के बाद हमें उसकी एबिलिटी को दिखाया जाता है। उसकी एबिलिटी उतनी ही खराब थी जितनी खराब मेरी किस्मत होती है। उस स्वॉर्ड का नाम रस्टी स्टील स्वॉर्ड था, मतलब जंग लगी स्टील की तलवार, और उसके बारे में कुछ बताया गया था। ये शुरुआती लोगों के लिए बनाई गई एक स्टील की तलवार थी और इसके इस्तेमाल लंबे समय से ना होने के कारण इसमें जंग लग गई थी। और उसकी ड्यूरेबिलिटी 8 है और उसकी अटैक पावर 5 से 12 तक थी। और भाई डेक्स उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़े ही हुए था, लेकिन तभी डीमन किंग डेक्स के हाथ में उस स्वॉर्ड को देखकर बोलता है वाओ, मैंने काफी समय से स्टील स्वॉर्ड नहीं देखा। आपने इसे क्यों निकाला है मास्टर? क्या आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं और कुछ नए एडवेंचर को फिर से ख़त्म करना चाहते हैं? और डेक्स तो अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है मैं ऐसा दोबारा क्यों करूंगा, और मुझे उनको मार कर अब क्या ही मिलेगा, और मैंने इसे सिर्फ इसलिए निकाला हूं क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट करना था। और भाई एले भी डीमन किंग की बात सुनकर चौंकती हुई बोलती है ओ माय डेक्स, तुम्हारा तो पास्ट सच में बहुत बुरा था। और फिर डेक्स उस तलवार को पकड़े हुए बोलता है मैं तुम्हें पॉसिबिलिटी ग्रांट करता हूँ, मतलब कि पॉसिबिलिटी देता हूँ। और जैसे ही डेक्स उस बात को बोलता है उसी समय उस स्वॉर्ड से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर डीमन किंग घबराता हुआ बोलता है अबे साला, हर चैप्टर में ये ओथर कभी इधर तो कभी उधर से रोशनी निकालता रहता है, बस गांड से बची है, वो भी किसी दिन निकाल ही देगा साला। और भाई एले भी घबराते हुए बोलती है मैं इनक्रेडिबल अमाउंट में कर्मा की ताकत को महसूस कर सकती हूँ। और फिर हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था पॉसिबिलिटी स्पेंड ऑब्जेक्ट लेवल 1 रस्टी स्टील स्वॉर्ड, टारगेट और ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर और पास्ट को देखते हुए सक्सेस मिला है। वेपन पॉसिबिलिटी टैग रक्त से जंग लगी स्टील की तलवार, इसके लिए आपको 9000 पॉसिबिलिटी की आवश्यकता है। क्या आप पॉसिबिलिटी को खर्च करना चाहेंगे? यस या नो पे दबाइए। और डेक्स उन सभी नोटिफिकेशन को देखने के बाद सोचने लगता है क्या ये टैन या एले द्वारा दिए गए यूनिक आइटम की कीमत के आसपास नहीं है, बल्कि ये उससे भी कहीं ज़्यादा महंगा है। लेकिन फिर डेक्स खुश होता हुआ बोलता है अबे इसकी माँ की आंख, अब तो मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि इससे क्या होता है। चलो लगा दो अपने बाप के पैसों को इस पर, मतलब पापा के पॉसिबिलिटी को। और फिर हमें बताया जाता है आपने पॉसिबिलिटी खर्च कर दिया है। स्टील स्वॉर्ड दैट्स रस्टेड फ्रॉम ब्लड की जो असली सेटिंग थी वह हिल रही है। स्टील स्वॉर्ड दैट्स रस्टेड फ्रॉम ब्लड को एक हाई रैंक क्लास मिल रहा है। स्टील स्वॉर्ड दैट्स रस्टेड फ्रॉम ब्लड उस क्लास के योग एक आइटम के रूप में रीएडजस्ट हो रहा है। आपने आइटम ब्लड सकर हासिल कर लिया है। और फिर उस बिगनर स्वॉर्ड के चेंज हो जाने के बाद हमें उस नए चेंज हुए एबिलिटी को दिखाया जाता है। उसका नाम रस्टी स्टील स्वॉर्ड से चेंज होकर ब्लड सकर हो गया था। और ये आर्केडिया की दुनिया में इकलौता आइटम है जिसकी रैंक ओनली 1 रैंक है। और भाई उसकी डिटेल भी चेंज हो गए हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो पहले 8 थी वह अब बढ़कर 10,000 हो गई है। और उसकी अटैक पावर जो पहले 5 से 12 थी वह अब तो 525 से 650 हो गई है। और भी बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट मैं बताता रहूंगा तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए जिन लोगों को पढ़ना है वो लोग वीडियो रोक कर पढ़ लें। और हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। उसके बाद डेक्स उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़े हुए बोलता है अरे यार ये तो बेकार निकला, इसका ना रूप रंग ज्यादा चेंज ही नहीं हुआ। क्या मैंने एक रस्टी स्टील स्वॉर्ड से कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली थी यार? कम से कम बेन 10 की वॉच की तरह बन जाता, जिससे मैं जब स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करता तब इसे घड़ी की तरह पहन लेता, और जब लड़ना होता तब इसे ट्रांसफॉर्म करके स्वॉर्ड बना लेता। डेक्स ये सब बोल रहा था, लेकिन तभी डीमन किंग और एले उसके सामने आ जाते हैं। और डीमन किंग खुश होता हुआ बोलता है ये क्या है मास्टर, आपने अभी क्या किया? आपके पास ऐसी एबिलिटी है, आप तो सच में कमाल के हो। और एले डेक्स को मक्खन लगाती हुई बोलती है मैं इनक्रेडिबल अमाउंट में पॉसिबिलिटी महसूस कर सकती हूँ, इतने बेकार से हथियार से इतनी ज्यादा पावर निकल रही है, तुम तो सच में कुछ और ही हो डेक्स। और डेक्स उनकी बातों को सुनकर बोलता है गाइस मैं तारीफ के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि इनमें से कोई भी फायदा तुम्हें नहीं मिल रहा है। पॉसिबिलिटी देना और लेना एक स्पष्ट ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, अभी की तरह। और भाई डेक्स की बातें सुनकर दोनों का मुंह बन जाता है। और डीमन किंग बोलता है मास्टर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं
आपको मक्खन लगा रहा हूँ। और एले तो कुछ नहीं बोलती, बस अपना मुंह घुमा लेती है। और डेक्स उस स्वेड को देखता हुआ सोचने लगता है, खैर जो भी हो, ये ग्रांड पॉसिबिलिटी इसकी सच में एकदम लाजवाब। इसने एक बेकार से आइटम को एकदम खतरनाक मतलब मस्त बना दिया है। इसकी बेयर लिमिट लेवल एक आइटम पर पर्सन होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस सच में एकदम लाजवाब है। ईमानदारी से कहूँ तो ये लेवल 70 के आसपास के एक रेयर आइटम के समान लेवल पर है। और फिर डेक्स उस स्वर्ड को पकड़े हुए और खुश होता हुआ बोलता है, क्या होगा अगर मैं बाजार में इस तरह की कोई भी चीज रिलीज कर दूं, मतलब बेचने शुरू कर दूं। और फिर डेक्स अपने मन में अजीबोगरीब ख्यालों को सोचता हुआ खुश हो रहा था, जिसे देखकर डीमन किंग बोलता है, अब ये मास्टर फिर से क्या हंगामा करने का सोच रहे हो। और एले भी बोलती है, हाँ लगता है डेक्स को कुछ नया आइडिया आया है। और फिर डेक्स अपने आइटम बॉक्स में से डेन डिस्ट्रॉयर को निकालता हुआ बोलता है, अगर एक नॉर्मल आइटम इतना बदल गया, मतलब इतना खतरनाक बन गया, तो ये कैसे बदलेगा। और फिर डेक्स अपना दांत दिखाता हुआ बोलता है, मैं पॉसिबिलिटी ग्रांट करता हूँ इस डेन डिस्ट्रॉयर को। और जैसे ही डेक्स ये बोलता है, उसे कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा था, टारगेट ऑब्जेक्ट कैरेक्टर और इसके पास्ट को देखते हुए इसे फेल किया जाता है। टारगेट ऑब्जेक्ट में सुधार के लिए कोई कमी ही नहीं है। आप टारगेट ऑब्जेक्ट को पॉसिबिलिटी ग्रांट नहीं कर सकते। और डेक्स उस डेन डिस्ट्रॉयर को अपने हाथ में लिए हुए सोचता है, क्या ये फेल हो गया। दी टारगेट ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर और इसके पास्ट दोनों आइटम को मैंने काफी लंबे समय तक यूज किया है, तो क्या मैं सिर्फ इसलिए पॉसिबिलिटी ग्रांट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उन्हें लंबे समय तक यूज किया है। केवल एक ही अंतर है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। और फिर डेक्स बोलता है, ये आइटम सीधे तौर पर आर्केडिया की दुनिया को कितनी प्रभावित करता है। और भाई साहब, डीमन किंग और एले दोनों उस स्वर्ड को देखते हुए सोच रहे थे। और डीमन किंग सोचते हुए बोलता है, ये सिर्फ एक रस्टी स्टील स्वॉर्ड जैसा दिखता है, लेकिन ये रेड एनर्जी क्या है। ये एक हाई रैंक वेम्पायर के ब्लड जितना गहरा है वो। और डीमन किंग उस स्वॉर्ड को देख रहा था, लेकिन डेक्स उस स्वॉर्ड को और डेन डिस्ट्रॉयर को अपने आइटम बॉक्स में रखता हुआ बोलता है, ओके मैं मूल रूप से समझ गया हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन उन आइटम को डेक्स के आइटम बॉक्स में जाता देखकर, मतलब डीमन किंग के सामने से गायब होता देखकर डीमन किंग चौंक जाता है और डेक्स पर चिल्लाता हुआ बोलता है, आपने अचानक से ऐसा क्यों किया और उसे क्यों रख लिया। मैं उसे अब भी देख रहा था। लेकिन डेक्स बोलता है, क्यों, तुम्हारे ट्रेजर स्टोर में और भी बहुत सारे इंप्रेसिव आइटम है और तुम्हें इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं इसे अब बेचने वाला हूँ। और डेक्स की बात सुनकर डीमन किंग को तो झटका लग जाता है और वो बोलता है, क्या, क्यों आप इसे बेचने वाले हैं। और फिर वह दोनों मिलकर डेक्स को मक्खन लगाने लगते हैं। और डीमन किंग तो अपने दलाली वाले स्टाइल में बोलता है, मास्टर क्या आपके पास गोल्ड की कमी है, कहिए, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। आपको बताना चाहिए था ना, क्या हमें इसे कुछ पॉसिबिलिटी के लिए एक्सचेंज करना चाहिए, मैं एक्सचेंज रेट बहुत सस्ता कर दूंगा, तो बताइए। और डीमन किंग की तरह एले भी खुश होते हुए बोलती है, हाँ हमारे पास हेवंस में बहुत सारे गोल्ड हैं, हम इसे और भी सस्ता कर देंगे, इस घटिया चमगादड़ से भी सस्ता। लेकिन डेक्स बोलता है, मुझे फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो डेली बहुत पैसे आते रहते हैं, चाहे वो म्यूटिव से हो या ब्रोस मिखाइली के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके द्वारा हो। और फिर डीमन किंग डेक्स की बात सुनकर डेक्स पे चिल्लाता हुआ बोलता है, रुको, तो आप वह स्वॉर्ड क्यों बेचने की कोशिश कर रहे हो। आपको तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आपने उसे बनाया है, क्या आप उसे इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक नहीं है। और फिर डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, बेशक मैं उत्सुक हूँ, क्योंकि ये दुनिया का पहला ओनली वन रैंक आइटम है और इसके स्टेज संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए एकदम काफी हाई है और इसका लेवल लिमिट भी 1 है। क्या तुम सोचते हो अगर इस तरह के एक आइटम को ऑक्शन के लिए मार्केट में रखा जाए तो क्या होगा। और भाई डेक्स की ये बात सुनकर डीमन किंग तो हैरान होकर बोलता है, पूरी तरह से कियोस मच जाएगा। और एले खुश होते बोलती है, उससे तो हर तरफ अपना ही जलवा होगा। और फिर डेक्स अपना दांत फाड़ता हुआ और अपना ठेंगा दिखाता हुआ बोलता है, तो फिर जब मैं इसे रखूंगा तब देखेंगे। और मुझे लगता है कि लोग जितना क्रोम पर गुरुजी को देखते हैं उससे ज्यादा लोग क्रोम पर मेरा ये ब्लड सकर स्वॉर्ड को देखने आएंगे। और फिर डेक्स उस ब्लड सकर स्वॉर्ड को ऑक्शन के लिए ऑक्शन हाउस में रख देता है। और गाइस ये चैप्टर इधर खत्म हो जाता है। चैप्टर 42 की शुरुआत में हमें डेक्स को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में बैठे बैठे उबासी मार रहा था और उबासी मारते हुए सोच रहा था, ये फर्स्ट पीरियड की क्लास सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है, अगले सेमेस्टर मुझे शाम को देर से शुरू होने वाली क्लास लेनी पड़ सकती है। लेकिन तभी कोई डेक्स का नाम चिल्लाता हुआ बोलता है और जब डेक्स उस तरफ देखता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी, तो वो उधर वह 4 आंखों वाला चश्मिश होता है जो डेक्स से चिल्लाता हुआ बोल रहा था, तुमने अभी अभी क्या किया है। लेकिन डेक्स से बोलता है, क्या, मैंने क्या किया है। लेकिन फिर चश्मिश अपने फोन को डेक्स को दिखाता हुआ बोलता है, मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा निकनेम सेलर के रूप में लिस्टेड है, ब्लड सकर आइटम पागलपन भरी एबिलिटी के साथ तुम्हें वह कहां से मिला।
और डेक्स उसकी बात सुनकर खुश होकर बोलता है, अच्छा वो। लेकिन चश्मिश फिर चिल्लाता हुआ बोलता है, ओनली वन रैंक, मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है। क्या तुमने प्रोडक्शन से संबंधित कोई हिडन क्लास कमाया है क्या? और फिर डेक्स फनी सा चेहरा बनाता हुआ बोलता है, खैर मेरे पास अपने तरीके हैं। और चश्मिश डेक्स की बात सुनकर चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या है? क्या है वो? इसे सीक्रेट रखूंगा तो मुझे बताओ। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सीक्रेट रखा है। मैंने यहाँ तक कि तुम्हारी आइडेंटिटी को भी अभी तक किसी को नहीं बताया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डेक्स के उस ब्लड सकर स्वॉर्ड की बोली शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें एक शादीशुदा कपल को दिखाया जाता है जिसमें उसका हस्बैंड अपने फोन में कुछ देखता हुआ बोलता है, हनी ये अमेजिंग है, चलो अपनी सेविंग का इस्तेमाल करते हैं जल्दी और इस आइटम को खरीद लेते हैं। लेकिन उसकी बीवी बोलती है, क्या पागल हो क्या? अगर तुम्हें वो सेविंग छुआ भी ना, मैं तुम्हारे फोन से सारी मियां खलीफे की वीडियो डिलीट कर दूंगा। और फिर हमें उस स्वॉर्ड की करंट बोली दिखाई जाती है जो 872 गोल्ड था। और उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर में डेक्स के स्वॉर्ड की नीलामी को देखकर किसी को फोन लगाकर बोल रहा था, हे प्रेसिडेंट, आप अभी मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मुझे लोन चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे लोन दीजिए, मुझे किसी भी तरीके से पैसे चाहिए। और फिर जो नीलामी की बोली थी वह बढ़कर 3000 गोल्ड हो गई थी। और फिर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो अपने गिल्ड मेंबर पर चिल्लाता हुआ बोल रहा था, अनलिमिटेड, मैं तुम्हें अनलिमिटेड पैसे देता हूँ, उस आइटम को हर कीमत में हमारे गिल्ड तक लाओ। और भाई उस स्वॉर्ड की नीलामी की बोली 5231 गोल्ड तक पहुंच जाती है। और फिर कुछ रेड कलर की नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, वार्निंग, इस खास आइटम के लिए बोली की कीमत आसमान छू गई है। इसने सर्किट को ब्रेक कर दिया, इसलिए बोली को स्थायी रूप से रोक दिया गया है। उसके बाद हमें आर्केडिया के कोरियन ब्रांच के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है जहां पर वह लोग बोल रहे थे, ये 5231 गोल्ड पर पहुंच गया है। और उनके साथ खड़ा काले कपड़े वाला बंदा बोलता है, एक गोल्ड की कीमत 1 लाख बोन के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये तो। उसके बाद वह नीले कपड़े वाला बंदा बोलता है, चीफ, क्या ओनली वन आइटम रैंक हमेशा से था? उसका चीफ कंप्यूटर के सामने अपने सर को पकड़े हुए बोलता, नहीं हो ही नहीं सकता, नॉर्मल, मैजिक, अनकॉमन, रेयर, यूनिक, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल, ये 8 रैंक्स थे। और ऑक्शन हाउस में रिलीज किए गए आइटम हाईएस्ट रेयर रैंक के थे। फिर उनकी बात सुनकर वह नीले कपड़े वाला बंदा फिर बोलता, अगर ऐसा है तो वो आइटम क्या है? और भाई वह चीफ अपने सर को पकड़े हुए बोलता है, वह सिर्फ एक बग है। उसके बाद हमें बताया जाता है वो आइटम ब्लड सकर, उसको ऑक्शन से सस्पेंड कर दिया गया और उसके आइटम को वापस ले लिया गया। हालांकि इस फैसले के कारण यूजर ने उसके लिए बहुत ज्यादा शिकायतें करना शुरू कर दिया था। आर्केडिया मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता था सिवा इस आइटम को रोकने के, क्योंकि ये गेम के बैलेंस को पूरी तरह पलट देता। इसके बाद जब भी यूजर मिलते थे उस आइटम के बारे में हमेशा बातें करते थे और ये बात भी स्वाभाविक था कि उसके सेलर के बारे में भी बातें होती रहती। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उस ब्लड सकर स्वर्ड को देख रही थी, लेकिन तभी उसमें डेक्स के नाम को देखकर बोलती, रुको डेक्स, ये उस डेक्स के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना? लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है और वह उससे पूछता है, अच्छा वह कौन है? और वह उसे देखकर पहले तो चौंक जाती है और फिर बोलती है, तुम डेक्स को नहीं जानते? दी अनबीटेबल जीनियस रेकलेस गेमर जो प्रो गेमर्स के साथ ऐसे डील करता है जैसे कि वह छोटे मोटे बच्चे हो। वह लड़का फिर बोलता है, मैं नहीं जानता, मैंने आर्केडिया के अलावा कोई और गेम पहले कभी नहीं खेला। और फिर वह लड़की खुश होते हुए बोलती और उस स्क्रीन विंडो को देखती हुई बोलती है, वैसे भी मैं सोच रही थी कि आखिर वह ऐसे कैसे गायब हो गया, तो वह आर्केडिया में स्विच हो गया था। और फिर हमें आगे बताया जाता है वह ऑक्शन का आइटम कुछ लोगों के लिए एक लेजेंड था और कुछ लोगों के लिए वह एक नाम का रहस्य था, और जबकि कुछ लोगों के लिए वह नाम एक पुराने दुश्मन का नाम था। और इस तरह डेक्स ने आर्केडिया में अपने अस्तित्व के शब्द को फैलाना शुरू कर दिया। और फिर डेक्स खुश होता बोलता, चलो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। उसके बाद हमें आर्केडिया के कोरियन हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है जहां पर डायरेक्टर डेक्स के आइटम को देखते हुए सोच रहे थे, इस स्वॉर्ड का दिखना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिगनर किलर की वीडियो में पकड़ी गई स्वॉर्ड जैसा दिखता है। उस समय मेरे पास मैनेजर अथॉरिटी होने के बावजूद भी उस पीके प्लेयर के बारे में पता लगाना और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। और इस आइटम का जो मालिक है उसके लिए भी अभी सेम ही है, पर जो ये यूजर नाम डेक्स है, ये एक से ज्यादा बंदों को होना मुश्किल है। एक आइटम जिसकी रिकॉर्ड बोली 5000 गोल्ड तक थी, बेशक हम इसे वापस लेना चाहेंगे, मतलब वो उसे वापस लेना चाहेगा। और फिर डायरेक्टर खुश होते हुए बोलता, अगर तुम इसे वापस लेना चाहते हो तो अपने आप को सबके सामने लाओ यूजर डेक्स, तुम एक जानवर हो जो पहले से ही मेरे जाल में फंस चुके हो। उसके बाद हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, इस आइटम की बोली को मैनेजमेंट द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, इस मुद्दे के लिए कृपया कस्टमर सर्विस के सेंटर से संपर्क करें। उन इसकी नोटिफिकेशन को देखने पर डेक्स अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है, ये क्या है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है? और फिर डेक्स सोचने लगता है, अच्छा
क्या ये इसलिए है क्योंकि आइटम की जो एबिलिटी है वो धोखाधड़ी वाली लगती है? मैंने सोचा था कि वह कुछ हद तक शामिल होंगे, लेकिन इतना डायरेक्ट होगा ये नहीं सोचा था। डेक्स वह सब सोच रहा था, लेकिन तभी डेक्स के पीछे डिमन किंग आ जाता है और डेक्स से बोलता है, मास्टर क्या बात है? और डेक्स उधर ही बैठे हुए और डिमन किंग की तरफ अपना सर घुमाते हुए बोलता है, हाँ, जो स्वॉर्ड मैंने पहले बनाई थी, मुझे लगता है कि उसे उसे किसी ने ले लिया है। डेक्स की ये बात सुनकर डिमन किंग पहले तो चौंक जाता है, फिर चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या? ये क्या मजाक है? तो चलो अभी उसे वापस लेकर आते हैं। क्या आप भूल गए कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी लगी है? मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन वह साला चोर है। चलो मैं भी आपकी मदद करूंगा। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना मास्टर। मैं आपको हर आइटम और किसी की भी पावर यूज करने की छूट दूंगा, ताकि आप उस साले चोर को सबक सिखा सके। और डेक्स डिमन किंग की बातों को सुन रहा था और अपने स्टेटस विंडो को देख रहा था, और फिर डेक्स हंसता हुआ बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बस उन्हें ये आइटम फ्री में दे दूंगा, और मैं बस कुछ सिमिलर बनाकर उसके बजाय दूसरा आइटम बेच सकता हूँ। मेरे पास वैसे भी काफी पॉसिबिलिटी है। और डिमन किंग डेक्स की बात सुनकर अजीब समूह बनाता हुआ बोलता है, क्या? क्या आपको अंबानी ने खरीद लिया है जो आप ऐसे बोल रहे हो मास्टर? लगता है आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गया है जो आप अपने आइटम को ऐसे ही जाने दे रहे हो। लेकिन डेक्स तो स्माइल करता हुआ सोचता है, मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो गेम कंपनी है मुझे अपने रास्ते का कांटा समझती है। इसके अलावा उन्हें फिलहाल मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं या पता लगाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपने निकनेम को यूज करते हुए और पॉसिबिलिटी के माध्यम से बनाए गए आइटम को ऑक्शन हाउस में अपलोड कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहे तो जो मैनेजमेंट टीम उसको कम से कम मेरे निक नाम का पता है। हालांकि उन्होंने मेरे आइटम को जबरदस्ती वापस ले लिया और एक खतरनाक रास्ते को चुना। जहां तक मेरी बात है, सेलर को कोई भी प्रतिबंध या कम्युनिकेशन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को मेरा निकनेम पता होने पर भी उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ रहता हूँ। ना ही वह गेम के अंदर मुझे ट्रैक कर सकते हैं, और इस तरह वह कोई भी फोर्स एक्शन मतलब जबरदस्ती कार्रवाई नहीं कर सकते। और फिर डेक स्माइल करता हुआ बोलता है, क्या ये हिडन क्लास बॉटम एनर्जी की पावर है? बाहर से कोई भी क्योस पैदा करने का अधिकार और मैनेजमेंट टीम को लापरवाही से काम करने से रोकने का अधिकार। ये करियर आखिर किस पागल इंसान ने बनाया है? मैं सच में उनसे मिलना चाहूँगा। खैर जो भी हो, मैं इसके माध्यम से ये तो समझ गया हूँ कि मेरी आइडेंटिटी अभी तक सेफ है। और फिर डेक्स अपना दांत फाड़ता हुआ बोलता है, क्या मुझे अब से और भी ज़्यादा तबाही मचानी चाहिए? उसके बाद हमें आर्केडिया के कोरियन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर बहुत ही खराब मूड में थे और उनको ऐसे उदास देखकर उधर काम करने वाले लोग उनके पीछे से घबराते हुए बोल रहे थे, हे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या हुआ है? नहीं पता, मैंने जो सुना है कस्टमर सर्विस सेंटर टीम ने 1 हफ्ते तक बिना घर जाए लगातार पूरी रात काम किया है। और भाई डायरेक्टर अपने उसी अजीब से मूड में बस एक ही नाम जपे जा रहे थे, वो था डेक्स, डेक्स और डेक्स। और फिर उसके कुछ टाइम बाद हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो अब पहले से थोड़ा अच्छे मूड में थे और किसी के सामने खड़े होकर बोल रहे थे, हालांकि हम अपराधी का पता नहीं लगा सके। यह स्पष्ट रूप से एक यूजर द्वारा बनाया गया आइटम है। पिछली बार का बीच हंड, उससे पहले की घटनाएं और अब इस आइटम के साथ एक इशू, ये ऐसी चीजें नहीं है जिनकी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम ने योजना बनाई थी। नहीं, योजना बनाने के बजाय हम लोग तो इसे ठीक से समझ ही नहीं पा रहे कि ये सब क्या हो रहा है। हमें जवाबी कार्रवाई की जरूरत है। प्लीज एक फैसला ले प्रेसिडेंट ली मियोन। और भाई डायरेक्टर तो हमारी हीरोइन मिस ली मियोन से बोल रहे थे, और मिस ली मियोन डायरेक्टर्स की बात सुनकर बोलती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या आप भविष्य बता सकते हैं? डायरेक्टर उनकी बात सुनकर चौंकते हुए बोलते हैं, आपका क्या मतलब है? उसके बाद मिस ली मियोन बोलती हैं कि हम भविष्य बताने वाला कोई जादूगर नहीं है, बल्कि हम तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम है। ये स्पष्ट है कि हम इन घटनाओं की भविष्यवाणी करने में और सभी यूजर के एक्शन को जानने में सक्षम नहीं हो सकते। खैर, हालांकि इस तरह तो परेशान होते रहना भी सही नहीं होगा। और फिर मिस लीमन मतलब कि हमारी हीरोइन बोलती है, चलो इस बार उसे पकड़ते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपको वो पहले वाला प्लान तो याद होगा, है ना? पहले तो डायरेक्टर मिस लिम्यून की बात सुनकर बोलते हैं, अच्छा क्या, कौन सा प्लान? लेकिन तभी फिर चौंकते हुए बोलते, क्या आपका मतलब उससे है? और फिर मिस लिम्यून बोलती है, हाँ उसे चालू करो। और फिर हमें आर्केडिया के एक इवेंट बम्बू स्पेयर कंपटीशन के पोस्टर को दिखाया जाता है, और फिर हमें कुछ बताया जाता है, तुम्हें 1 हिट मिलेगा, मुझे 1 हिट मिलेगा, सबको बराबर से 1 हिट मिलेगा। और ये पहला बम्बू स्पेयर कंपटीशन की ओपनिंग है। जब से आर्केडिया रिलीज हुआ तब से ये पहली ऑफिशियल प्लेयर वर्सेस प्लेयर कंपटीशन था। और ये इवेंट बम्बू स्पेयर कंपटीशन की जो
जो नोटिफिकेशन थी वो डेक्स को भी आया था, जिसे डेक्स देखता हुआ बोलता है ये इवेंट के साथ क्या है। और गाइस ये चैप्टर इधर खत्म हो जाता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय गाइस। चैप्टर 43 की शुरुआत में हमें आर्केडिया के फैन पेज को दिखाया जाता है, जहां पर लोग कमेंट कर रहे थे दी ग्रुप ऑफ ईवेल और ग्रुप ऑफ होली ने जोरदार लड़ाई लड़ी, आप कौन सा साइड चुनेंगे। दी नंबर 1 रैंक ब्लैक मैज ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस यूजर के बीच पहला किंग 1 रैंक, इसके पीछे का सच क्या है। रैंक 2 गिल्ड क्रिम्सन डीमन ड्रैगन लेवल 120 फील्ड बॉस हेल हाउंड पर अटैक करने में सफल रहे। डेक्स उस फैन पेज को देखता हुआ बोल रहा था एक लेवल 120 का बॉस मोस्टर पर अटैक, यूजर उम्मीद से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर ओथर बताता है वह यूजर जो 100 लेवल को पार कर चुके हैं आखिरकार सामने आने शुरू हो गए हैं। अब जब वह दूसरे देशों के सर्वर में बैटल कर सकते हैं तो यूजर का जो लेवल है वो पहले से और तेजी से आगे बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा डेक्स जिसे लेवलिंग सिस्टम से फायदा नहीं मिल सकता उसे अधिक से अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वह जिस सिचुएशन के बारे में चिंता करता था वह शुरू हो गई थी। और फिर डेक्स को दिखाया जाता है जो अंगड़ाई लेता हुआ और उबासी मारता हुआ सोच रहा था खैर अगर कोई भी मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है तो मैं बस पॉसिबिलिटी का उपयोग करके एक स्ट्रॉन्ग स्किल या आइटम खरीद सकता हूँ। और फिर डेक्स खुश होता हुआ बोलता है और हाँ अब मेरे बाहर निकलने का समय आ चुका है क्योंकि इवेंट जल्दी शुरू होने वाला है। और फिर उस बम्बू स्पेयर कंपटीशन के इवेंट के नीचे लोगों के कमेंट आ रहा था जिसमें वह बंदा बोलता है बम्बू स्पेयर मैं आ रहा हूँ इसमें हिस्सा लेने। और उसी के नीचे दूसरे बंदे ने कमेंट किया था मुझे नहीं पता कि ये इवेंट किसने बनाया है लेकिन वह जरूर किसी दूसरे गेम कंपनी का जासूस होगा, वह गेम को ऑपरेट नहीं कर रहा है, वह इसे बर्बाद कर रहा है। और फिर उसी के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया था ये झूठ है ना, क्या आप सच में ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। और उसी के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया था बम्बू स्पेयर। और उसी के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया था ये एक क्रांति है, अपना बम्बू स्पेयर उठाओ और तुम लोग आगे बढ़ जाओ। और आखिरी में एक बंदे ने कमेंट किया था तो ये इवेंट आखिर है क्या। उस कमेंट के बाद हमें उस इवेंट बम्बू स्पेयर कंपटीशन के बारे में बताया जाता है दी रूल्स ऑफ बम्बू स्पेयर कंपटीशन। इसके नाम की तरह ही एकदम आसान था, अपने नाम की तरह ये बहुत बड़ा प्लेयर वर्सेस प्लेयर कंपटीशन था जहां आप सिर्फ बम्बू स्पेयर का उपयोग करके अटैक कर सकते थे। जो आखिरी व्यक्ति खड़ा रहेगा वह विनर होगा। और हमारा डेक्स उस इवेंट के डिटेल को या उस इवेंट में क्या करना है देखते हुए बोलता है आप आइटम एबिलिटी या स्किल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन डैमेज सिर्फ बम्बू स्पेयर से ही पहुंचेगा और वह डैमेज आपकी स्टेमिना के ऊपर निर्भर नहीं करता। दूसरे शब्दों में आपके लेवल की परवाह किए बिना हर किसी के पास जीतने का मौका है। और फिर डेक्स सोचता है इस समय इस तरह के इवेंट का सामने आना इसका मतलब है कि ये मुझे ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया गया एक जाल होने की संभावना ज्यादा है, हालांकि जो इसमें मिलने वाले फायदा वो भी बहुत ज्यादा है। और उस इवेंट में लिखा था यू गेट 1 हिट, आई गेट 1 हिट, एवरीवन इक्वल गेट 1 हिट। और उसके नीचे बताया गया था अगर आप बम्बू स्पेयर कंपटीशन के आखिरी सर्वाइवर हैं तो आपको रिवॉर्ड के रूप में आपके द्वारा मारे गए यूजर में से एक आइटम मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आइटम लूट लिए जाएंगे, आपके पास जो आइटम है वो बिल्कुल ही सेफ है। और डेक्स उन सबको पढ़ने के बाद ईवल से स्माइल करता हुआ बोलता है कितना मजेदार, उस हत्या की स्वीकार ना करना मेरे लिए रूड होगा। और फिर हमारा मेहनती डेक्स अपने कंप्यूटर में कुछ करने लगता है और फिर हमें कुछ दिखाया जाता है जिसमें लिखा था PUBD वार ग्राउंड ना लोडिंग। और एक स्क्रीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा था डेक्स हैज इंटरेस्ट चैनल 70-2। और भाई लोग मुझे तो इन सभी का कोई भी मतलब समझ नहीं आया, बस इतना पता है कि डेक्स अब कुछ और भी बड़ा कांड करने वाला है। के बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो बम्बू स्पेयर कंपटीशन शुरू होने वाला था। वो इवेंट किसी दूसरे डायमेंशन के में फैंटेसिया आइलैंड में होने वाला था। और गाइस ये जहाँ इवेंट होने वाला वो जगह काफी मस्त बनाई गई थी और बहुत सारे लोग उधर इकट्ठा हुए थे और वो लोग बोल रहे थे हे क्या तुमने सुना है डेक्स वार ग्राउंड पे दिखाई दिया है। और तभी एक बंदा खुश होते हुए अपने दोस्त से बोलता है बेशक मैंने सुना है, खैर बेटर रोयल गेम की बात आती है तो वह पूरी तरह से अनबीटेबल है, तुम 100 में से 30वें स्थान पर भी आ जाओ तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और क्योंकि ये टीम गेम भी नहीं है, क्या तुमने नहीं सुना सभी यूजर ने मिलकर डेक्स से लड़ाई लड़ी थी लेकिन फिर भी वो उसे हरा नहीं पाए। मुझे दूसरी चीजों के बारे में तो नहीं पता लेकिन जब प्लेयर वर्सेस प्लेयर की बात आती है तो डेक्स उसमें गॉड ऑफ वार है, वो एक असली मोस्टर है। क्या तुम्हें लगता है कि वो बम्बू स्पेयर कंपटीशन में हिस्सा लेगा। मैंने सुना है कि वो आर्केडिया खेलता है। और भाई वह बंदे ऐसे ही बहुत सारी बातें कर रहे थे बट उनके अलावा भी और भी बहुत लोग थे जो बातें कर रहे थे पर उनको नहीं दिखाया गया। वो सब छोड़ो भाई, डेक्स को देखो कैसे उधर से चुपचाप निकल रहा है और डेक्स उनकी बातों को सुनता हुआ सोचता है क्या मैंने कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दिया था। जो कोई भी वह गेम खेलता है वो एक जैसा ही है, मुझे खेलना छोड़े हुए 2 साल हो गए लेकिन वह अब भी स्टोकर की तरह मुझसे चिपके हुए। मैं तो बस अपनी उंगलियों को खींचना चाहता था लेकिन उनकी वजह से मैंने गड़बड़ कर दिया। और फिर डेक्स उन आतिशबाजियों को देखता हुआ सोचता है वैसे भी मैंने इन मैप से ज्यादा उम्मीद नहीं की थी क्योंकि
क्योंकि ये सिर्फ इस इवेंट के लिए बनाए गए थे। लेकिन ये तो सच में इनक्रेडिबल है। ये सोचना कि आप मोटे होने की चिंता किए बिना ही खा सकते हैं और आप बिना कोई समस्या लगाए इन इनक्रेडिबल जगह की यात्रा कर सकते हैं। और फिर डेक्स उन सभी को देखता हुआ उधर ही खड़ा होकर सोचता है, ये वह चीज है जो वर्चुअल रियलिटी को इनोवेटिव और डिफरेंट बनाती है। इस डर से तो सभी ट्रेवल एजेंसी बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन तभी डेक्स के पीछे से कोई आवाज आती है। वह बोलता है, अबे इसकी भैंस की माँ की आंख, मैं कहाँ हूँ? और जब डेक्स उस तरफ देखता है तो उधर डेमन किंग और एले होते हैं, जो उधर अभी आए थे। और एले उस प्लेस को देखकर खुश होते हुए बोलती है, अरे ये तो एक सेपरेट स्पेस है, ये ह्यूमन वर्ल्ड नहीं है, ना ही ये स्पिरिट वर्ल्ड है या घोस्ट वर्ल्ड, एक पूरी तरह से नया वर्ल्ड और डायमेंशन है। लेकिन उसके उल्टा डेमन किंग तो डेक्स पर चिल्लाता हुआ बोलता है, मास्टर चाहे आप कितनी भी कम परवाह करते हो हमारी, आपको हमारा ख्याल रखना चाहिए। भले ही हम सिर्फ कागज पर आपके फैमिलियर ही क्यों ना हो, आपको कम से कम हमें बिना बताए दूसरे डायमेंशन में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन डेक्स बोलता है, इसको फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम लोग इधर आ तो गए। पर डेक्स की बात सुनकर डेमन किंग गुस्सा होते हुए और एक पोर्टल खोलता हुआ डेक्स से बोलता है, हे मास्टर, क्या आपको पता भी है कि आपको ढूंढने की कोशिश करते हुए हमने कितने डायमेंशन को फाड़ दिया? क्या हमें पहले से बता देना आपको ज्यादा दिक्कत देता क्या? और फिर डेमन किंग डेक्स पर गुस्सा करने के बाद डेक्स से पूछता है, लेकिन उसके फेस से अब भी लग रहा था कि वह अब भी गुस्से में है। एनीवेज मास्टर, हम कहाँ हैं और आप इस तरह की जगह पर कैसे आ गए? और एले उस प्लेस को देखती हुई बोलती, कितना अजीब है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नहीं जानते। अगर इस तरह का एक ग्रैंड डायमेंशन एग्जिस्ट करता तो। और डेक्स एले की बात सुनकर बोलता, अच्छा ये प्लेस। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, एक्सक्यूज मी, पहली मुलाकात में ये रूड हो सकता है, लेकिन क्या आप कहीं हिडन क्लास के तो नहीं हैं? और डेक्स उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। और उधर एक लड़की होती है जो डेक्स को देखती हुई और हंसती हुई बोलती, अच्छा आपका रिएक्शन कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा अंदाजा था वो बिल्कुल सही है। अरे भाई जो भी हो, वैसे ये लड़की तो सच में पटाखा लग रही, मतलब कि अच्छी दिख रही थी। मैं बस यही बोलने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो गाइस, आगे बढ़ते हैं। और डेक्स उसे देखता हुआ पूछता, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? और वो लड़की बोलती है, ओह माय, कैसे? कौन नहीं जानेगा जब इन बंदों ने यहाँ के स्पेस को फाड़ दिया और इधर एक शानदार एंट्री मारा। और भाई डेमन किंग और एले उसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं। और डेक्स भी सोचने लगता है, क्या ये बंदा, मतलब ये लड़की एले और टेन को देख सकती है? और वह लड़की बोलती है, तुम्हारे पीछे जो वो दो एंटिटी है, मैं साफ साफ नहीं देख सकती, लेकिन मैं एक इनक्रेडिबल अमाउंट में मतलब पावर को महसूस कर सकती हूँ। ये स्पिरिट नहीं, क्या ये समन क्रीचर है? क्या आप एक समन टाइप हिडन क्लास लगते हैं? और डेक्स उसकी बातों को सुनते समय एकदम सीरियस था और सोच रहा था, ये अच्छा नहीं है। प्लेयर वर्सेस प्लेयर से ठीक पहले मेरे पास जो कार्ड थे वह दूसरे यूजर द्वारा एक्सपोज कर दिया गया। इससे पहले कि और जानकारी एक्सपोज हो, मुझे हमारे बीच की दूरी बनानी चाहिए। डेक्स उधर से निकलने का सोच रहा था, लेकिन तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती, अरे वाह, उधर देखो वो व्यक्ति, क्या वो स्टारलाइट विच नहीं है, दी सेकंड रैंकर? और उसकी आवाज़ सुनकर सारे बंदे जिधर डेक्स और वो लड़की खड़ी थी उधर दौड़कर आने लगते हैं और आते हुए चिल्ला रहे थे, ओ माय गॉड, क्या सच में उसके साथ वो व्यक्ति कौन है? मुझे नहीं पता, कभी नहीं देखा, क्या वह कोई रैंकर है? और फिर डेक्स उनके उधर आ जाने से उधर से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फिर से वह डेक्स के सामने आ जाती है और बोलती है, डराने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आप पर दूसरों का ध्यान आकर्षित करवा दिया, कृपया गलत ना समझे, मैं बस आपके बारे में क्यूरियस थी। मैं एक हिडन क्लास मैजिशियन यूजर स्टेला हूँ, जो आर्केडिया का स्टारलाइट विच के रूप में खेलती हैं। और फिर वह डेक्स के पास से जाती हुई बोलती है, देख कर कि आपके पास कुछ एंटिटी है जिन्हें मैं अपने आई ऑफ ट्रूथ से पूरी तरह से देख भी नहीं सकती। ऐसा लगता है कि आप सीक्रेट्स में छिपे हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन अगर आप एक्सपोज नहीं होना चाहते तो मैं और जांच नहीं करूंगी। और डेक्स उसे देखते हुए और अजीब सा मुंह बनाता हुआ सोचता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टारलाइट विच। स्टारलाइट विच, मैंने उसके बारे में सुना है, वह शहर में चर्चा का विषय है और आर्केडिया फैन पेज में बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर रही है। उसके बाद स्टारलाइट विच के फैन उसे घेर लेते हैं और एक बंदा स्टारलाइट के विच के हाथ पकड़ता हुआ बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस स्टेला, क्या आप बम्बू स्पेयर कंपटीशन में हिस्सा लेंगी? क्या आप मेरे साथ एक पिक्चर लेने के लिए खड़ी हो सकती हैं? और स्टारलाइट विच बोलती है, एक बार में सिर्फ एक आइए प्लीज। और फिर वो सोचने लगती, ठीक है, प्लीज इस मौके का फायदा उठाकर इधर से निकल जाइए, और जब मैच शुरू होगा तो मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप किस तरीके से खेलते हैं। फिर मिलते हैं मिस्ट्रीज यूजर। और भाई उधर से भाग जाने के बाद डेक्स, डेमन किंग और एले को दिखाया जाता है। डेमन किंग डेक्स के सर पर बैठे हुए और थूकते हुए बोलता, आ थू, ये क्या था? वो अजीब ह्यूमन कौन थी? और एले डेक्स के कंधे पे बैठी हुई थी और वो भी बोलती, ये कितना अजीब था, उसने हमारे कॉग्निशन बैरियर के आर पार देख लिया, कितना अजीब इंसान है। और डेक्स भी चलते हुए सोच रहा था, वो इंसान, मतलब वो लड़की, मुझे लगता है कि वो परेशान करेगी मुझे। इवेंट शुरू होने के बाद मुझे लगता है हम दोबारा मिलेंगे। क्या मुझे शुरू से ही एक रैंकर द्वारा मार कर लिया गया है? इस बार चीजें इतनी आसानी से नहीं चल सकती। और फिर उसके बाद हमें आसमान में बम पटाखे फुटते हुए दिखाया जाता है और
उसी के बीच में एक प्यारी सी एनपीसी लड़की आसमान में आ जाती है और वो बोलती, ओके सबने, क्या आप सभी ने अच्छे से खा पी लिया और खेल लिया? और भाई वह एनपीसी लड़की और भी प्यारी और छोटी हो जाती और फिर हंसती हुई आगे बोलती, अगर हमने इतने लंबा इंतजार किया है तो जो कोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है वो पक्का यहाँ अब तक आ चुका होगा। और उधर खड़े लोग उसे देखकर बोल रहे थे, अबे भाई क्या वो गोबलिन है? और कुछ लोग बोल रहे थे, अरे यार वो कितनी क्यूट है। और फिर वह अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे या हथियार को चलाती हुई बोलती है, ओके अब शुरू, लोग अवेटेड बम्बू स्फीयर कंपटीशन का राउंड 1 शुरू होगा। और फिर तभी आसमान में एक बम्बू आ जाता है और फिर उस बम्बू स्फीयर का स्टेटस दिखाया जाता है। बम्बू स्फीयर, बम्बू से बना एक स्फीयर, ये एक एनर्जी से घिरा हुआ और जो सभी के लिए समानता का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों को ये सीधा घोंपा जाएगा वो तुरंत मर जाएंगे। सभी डिफेंस पावर और मैजिक डिफेंस पावर को ये नज़रअंदाज कर देता है। और भाई डेक्स उस बम्बू स्फीयर के इवेंट को स्टार्ट होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बोलता है, आखिरकार ये शुरू हो रहा है। इतने लंबे समय से ये पहली बार है जब मेरा शरीर लड़ने के लिए खुजला रहा है। गाइस ये चैप्टर इधर खत्म हो जाता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय गाइस। चैप्टर 44 की शुरुआत में हमें उसी छोटी सी एनपीसी को दिखाया जाता है। वह अपने छोटे से हथियार को मैजिक से बड़ा बना दी थी और बोल रही थी, चलो ठीक है, इससे पहले कि बम्बू स्फीयर कंपटीशन शुरू हो, चलो सभी बेकार चीज़ों को यहाँ से हटा दिया जाए। और उधर आए हुए प्लेयर उसकी बातों को सुनकर सोचते हैं, अबे भाई ये 2 फुटिया लड़की क्या बोल रही है? लेकिन तभी वह एनपीसी लड़की हंसती हुई और बोलती हुई जमीन पर अटैक कर देती है। अंड बंड का टोला जो सामने से ना हटे उसके मुंह में छोला, और उसका अटैक सीधा प्लेयर के पास जमीन पर लगता है। और कुछ प्लेयर बहुत मुश्किल से उस अटैक से बचे थे, जबकि वो अटैक उनको मारने के लिए नहीं था, वह तो इस ब्यूटीफुल प्लेस को चेंज करने के लिए था। और उस अटैक से जमीन पर निशान पड़ गया था और उस निशान में से रोशनी आने लगती है, जिसे उधर खड़े प्लेयर देखकर बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? क्या ये मैप चेंज हो रहा है? और तभी उधर की पूरी जमीन ही टूटने लगती है और उससे बचने के लिए स्टारलाइट भी जंप करके हवा में कूद जाती है। और कुछ फीमेल प्लेयर को दिखाया जाता है जिसका इस बम्बू स्फीयर कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल है। उसका नाम कैसियस है और वह बोलती, क्या ये शुरू हो रहा है? और कुछ और नए प्लेयरों को दिखाया जाता है जिनका भी इस बम्बू स्फीयर कंपटीशन में ठीक ठाक रोल है। और मैं उस आगे वाले चूते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे खड़ी उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसका नाम एंजेलिका है। और फिर हमारे एमसी मतलब कि डेक्स को दिखाया जाता है, जो भाई साहब एकदम सीरियस लग रहा था, जिससे ये तो पता ही चल जाता है कि वह इस कंपटीशन की माँ बहन तो करके ही जाएगा। और फिर वो ब्यूटीफुल सी प्लेस पूरी तरह से टूटने लगती है और फिर टूटने के बाद वह प्लेस एक अलग ही प्लेस में चेंज हो जाता है। और उस चेंज प्लेस को देखकर वह सारे प्लेयर बोलने लगते हैं, क्या हम कहाँ हैं? मैप एक पल में ही बदल गया। और तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें लिखा था, आपको इवेंट आइटम बम्बू स्फीयर प्राप्त हुआ है। और फिर उस बम्बू स्फीयर के स्टेटस को दिखाया जाता है। वैसे मैंने इसके स्टेटस को पहले भी बता दिया था, तो फिर भी आप में से जिसको भी पढ़ना है वो वीडियो को रोक कर पढ़ सकता है। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और डेक्स उस बम्बू स्फीयर को पकड़े हुए और हंसते हुए बोलता, अब मैं इस बम्बू स्फीयर से सबका तंबू गाड़ दूंगा, कोई बोल के तो दिखाए फालतू। और फिर उस एनपीसी को दिखाया जाता है जो प्लेयरों की संख्या को स्टेटस विंडो में देखती हुई और दांत फाड़ती हुई बोलती है, 32,92,000 पार्टिसिपेट्स हैं। सच में ये कंपटीशन तो सच में पागलों से भरा है। ये वास्तव में एक हेल ऑफ सर्वाइव गेम होगा, लेकिन ठीक है ये रूल्स हैं। जिंदा लोगों की संख्या आसमान पर प्रोजेक्ट की जाएगी, तो याद रखना। और फिर आसमान में प्लेयरों के नंबर को दिखाया जाता है कि कितने प्लेयर अलाइव हैं और उस विंडो को सभी प्लेयर देखने लगते हैं। और फिर वह एनपीसी बोलती है, ठीक है यहाँ से आगे एक दूसरे को मारो जब तक कि सिर्फ संख्या में 1000 लोग नहीं बच जाते। अपना मुस्पेर उठाओ और एवरीवन। और फिर सारे प्लेयर उसकी बात सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर वह एनपीसी खुश होती हुई बोलती है, खे ये बहुत ही मजेदार है। मैंने ये नहीं सोचा था कि बैटल की शुरुआत में इतनी जोरदार लड़ाई छिड़ जाएगी। और उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो चिल्लाता हुआ बोल रहा था, अबे वो गटर के नाली के कीड़े, मुझे क्यों मार रहा है? उधर तेरे हजारों बाप है, जा उनको मारना। तू मुझसे क्यों अपनी मरवाना चाहता है? और वो बंदा बोलता है, अबे वो साले तेरा बाप तो मैं हूँ और तू मेरा नहीं है। मैं तेरा मारूंगा साले इस हथियार से, और अगर फिर से फालतू बोलेगा तो इस बम्बू हथियार की जगह मेरा हथियार होगा, समझा ना? और फिर वह उस बंदे को मार देता है और हंसता हुआ बोलता है, साले को मैंने इस बम्बू स्पेयर से ही मार डाला, और अगर वह इस हथियार से नहीं मरता तो फिर मुझे अपना असली हथियार निकालना पड़ता, और फिर तो वह इस गेम के साथ साथ रियल लाइफ में भी मर सकता था। चलो अच्छा हुआ कि बेटा तू मर गया। और वह ऐसे ही सब बकवास कर रहा था, लेकिन तभी कोई उसके पीछे से उसकी ही मार लेता है। और फिर उस छोटी एनपीसी को दिखाया जाता है जो हवा में से सब कुछ देख रही थी और बोल रही थी, कितना बुरा है, शुरुआत से ही अपनी सारी एनर्जी को ये लोग वेस्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रगलर हैं जिनकी ऊंचा स्थान पाने की कोई योजना नहीं है। और फिर वह हंसती हुई बोलती, वेल जो भी हो, यहाँ सिर्फ हारने वाले नहीं है बल्कि। और फिर इस कंपटीशन में उन प्लेयरों को दिखाया जाता है जिनके बम में दम होता है, और उन प्लेयरों को बाकी प्लेयर बस बम्बू स्पेयर को लिए हुए देख रहे थे। और हमारे डेस्क कहीं कोने में अपने हथियार को लिए हुए, मतलब कि बम्बू स्पेयर को लिए हुए बोर हो रहा था और सोच रहा था
वह सारे लोग पागल हो गए हैं। खैर अगर किसी बंदर के हाथ में अंगूर दे दोगे तो वह कर ही क्या सकता है। आखिरकार इस आइटम के माध्यम से उनके हाथों में पावर है, वह किसी भी यूजर को एक ही अटैक में मार सकती है। ये समझ में आता है कि वह अपनी इच्छाओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन तभी कोई चिल्लाता हुआ डेक्स पर अटैक कर देता है और डेक्स उसके अटैक से दौड़कर मतलब कि उधर से हटकर बच जाता है और वह माँ का मगरमच्छ अपना दांत फाड़ता हुआ बोलता है, अबे वो बच्चे डर के भाग रहा है क्या? तुम्हारे इक्विपमेंट को देखकर लग रहा है कि तुम एक नए खिलाड़ी हो। इसके लिए माफ करना, लेकिन तुम मेरे पहले शिकार मतलब बलि के बकरा बनने के लिए तैयार हो जाओ। और ठीक है, अपने हथियार को उठा लो, आ जाओ सामने। और डेक्स उसे देखकर और उसकी बात सुनकर बोलता है, अबे साले भाग जा इधर से, नहीं तो तेल लगाकर तेरी ही इधर ही मार लूंगा। और वो बंदा डेक्स की बात सुनकर बोलता है, अबे क्या बोला रे साले, तेल लगाकर। और फिर डेक्स उस बम्बू स्पेयर से उस पर अटैक कर देता है और वह माँ का मगरमच्छ उस बम्बू स्पेयर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बोलता है, अबे वो बच्चे, क्या तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के ट्रिक मुझ पर काम करेगा? लेकिन डेक्स का वो बम्बू स्पेयर सीधा जाकर उसे लग जाता है और वह मारा जाता है। और डेक्स उसे मारने के बाद डिवाइन किंग से पूछता है, मुझे एक हाइडिंग स्किल की जरूरत है। 10 क्या मैं इस मैप पर डिवाइन स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ? और डिवाइन किंग तो हंसता हुआ बोलता है, बेशक, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो ये किसी भी समय कहीं भी करने में पॉसिबल है। और फिर डिवाइन किंग अपना मैजिक यूज करता हुआ बोलता है, मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर। और डेक्स डिवाइन किंग के मैजिक को देखता हुआ सोचता है, मैंने बम्बू स्पेयर कंपटीशन के लिए डिवाइन एडिशन का इस्तेमाल करते इसमें कुछ नया खोजा है, वह है डिवाइन एडिशन ना केवल लोगों को बुला सकता है बल्कि। और तभी उधर एक डीमन आ जाता है जिसका नाम हंटिंग टोलाइट होता है और डेक्स अपने स्किल डिवाइन एडिशन का यूज करता है और भाई साहब डेक्स के कपड़े चेंज हो जाते हैं और वह ग्लो करने लगते हैं। और फिर डेक्स आगे बोलता है, बल्कि ये फॉर्मलेस डीमन को भी एक ब्लैक फोक की तरह इस इवेंट के लिए डिवाइन एडिशन के इस्तेमाल से यूज कर सकता हूँ, क्योंकि फिजिकल अटैक इस बंदे के लिए बिल्कुल भी ना है, मतलब इस पे काम नहीं करते। और डेक्स ये सब बोल ही रहा था तभी एक प्लेयर बम्बू स्पेयर से डेक्स पर अटैक कर देता है और उसका अटैक डेक्स की बॉडी के आर पार चला जाता है, जिसे देखकर वह बंदा बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है, मेरा बम्बू स्पेयर? मैंने तो सुना था कि एक बार बम्बू स्पेयर से किसी को मारने पर वो एक ही अटैक में मर जाएगा। पर डेक्स उसे बोलता है, साले अपने बाप पर अटैक कर रहा है, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इस स्टोरी का हीरो हूँ, तो मैं कैसे मर सकता हूँ? और तूने अब अपने बाप पर अटैक कर ही दिया है तो अब तुझे इसकी सजा तो मिलेगी, तो तैयार हो जा अपने बम पर बम्बू खाने के लिए। और भाई डेक्स की बात सुनकर उस प्लेयर की फट जाती है। अब ये मत पूछना कि क्या, क्योंकि आप लोग समझदार हैं तो समझ तो गए ही होंगे। और भाई उसके बाद डेक्स उसे मार देता है और मारने के बाद सोचने लगता है, ये दूसरे बैटल रॉयल गेम से अलग नहीं है। जैसा मैंने उम्मीद की थी, इस तरह के गेम में दुश्मन को मारना बस एक एडिशनल फीचर है, जो सबसे ज्यादा जरूरी वह है सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव करना। और फिर डेक्स उधर से जाने लगता है और जाता हुआ बोलता है, मैं अभी के लिए तो बस ऐसे ही आगे बढ़ूंगा, मतलब किसी के नजरे में नहीं आऊंगा। और डेक्स उधर से चलता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी डिवाइन किंग उधर आ जाता है और वह डेक्स से बोलता है, हे मास्टर, आप तो कमाल के हैं, आपने तो उसकी कह के ले ली। और क्या आप अपनी फॉर्म को छिपाने की योजना बना रहे हैं ताकि आप स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की मूवमेंट को एनालाइज कर सकें? और डेक्स डिवाइन किंग की बात सुनकर उससे पूछता है, 10 तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं डिवाइन एडिशन स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे इस इवेंट का पूरी तरह मजा लेना है। और भाई डिवाइन किंग को डेक्स की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो फिर डेक्स उसे सीधे समझाता है। सीधे शब्दों में कहे तो अगर इस इवेंट में कोई भी गवाह मेरे हाथों से जिंदा ही नहीं बचेगा तो फिर मुझे पकड़ने वाला कौन होगा, आप समझे? डिवाइन किंग डेक्स की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, आप सच में एक रियल डीमन है। और फिर डेक्स अपने हथियार मतलब कि बम्बू स्पेयर को लेकर रेडी हो जाता है और बोलता है, ओके ठीक है, चलो सीक्रेटली और ग्रेटली शुरू करते हैं पूरे मैप में नरसंहार। उसके बाद हमें स्टारलाइट विच को दिखाया जाता है जो किसी मैजिक सर्कल में खड़ी थी और बहुत सारे प्लेयर को मार चुकी थी और बोल रही थी, तुम लोग मेरे लिए आए थे तो मैंने तुम्हारा सामना करने का फैसला किया, लेकिन तुम लोग में तो दम ही नहीं है, कितना बुरा है। जैसा मैंने सोचा था, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मुझे स्टारलाइट विच को संतुष्ट कर सकता है। और फिर वो पागलों की तरह हंसती हुई बोलती है, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ मेरे प्यारे चूहे। और भाई उसकी ये प्यारी सी स्माइल के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 45 की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बम्बू स्पेयर के सामने अपना हाथ जोड़कर और प्रार्थना करते हुए बोल रहे थे, बम्बू स्पेयर, ओ बम्बू स्पेयर, ओ महान और इनक्रेडिबल बम्बू स्पेयर। और उन बंदों के लीडर को दिखाया जाता जो उन सभी टकलों से बोल रहा था, इसके सामने हर कोई समान है। बम्बू स्पेयर का आशीर्वाद पाकर हम लोगों के क्रोध के साथ उठना चाहिए। हम उन रैंकर कमीनों को छुटकारा पाएंगे जिन्होंने पावर के नाम पर हम जैसे लोगों पर अत्याचार किया और उसके मजे लिए। हम जो इसके परिणाम स्वरूप बने हैं बम्बू स्पेयर रेवोल्यूशन कहलाते हैं। और फिर वो लोग किसी के सामने खड़े होकर बोल रहे थे,
हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे हाथों से मरना पड़ेगा अननोन यूजर। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डेक्स ही था, जो उनको देखकर बोलता है, अबे साला, अब ये कौन सा जानवर आए हैं, साले ये लोग गेम में भी सस्ता नशा करके आते हैं। और फिर वह जो बम्बू स्पेयर ग्रुप का लीडर होता है, वह अपने बम्बू स्पेयर को घुमाकर एक पोज मारता हुआ बोलता है, जाओ हमला करो और उन सभी को मजा चखा दो और उन सभी को दिखा दो हमारे बम्बू स्पेयर की ताकत को। और वो लोग बम्बू स्पेयर बोलते हुए हमला कर देते हैं। और वो बोलते हैं, सिर्फ एक अटैक में काम खत्म हो जाएगा। और डेक्स उनको अपनी तरफ आता हुआ देखता है और बोलता है, लगता है तुम लोगों को मजा चखाना पड़ेगा। और फिर वह लोग बम्बू स्पेयर से डेक्स पर अटैक कर देते हैं और उनके अटैक से डेक्स का शरीर टुकड़ों में अलग होने लगता है, पर डेक्स को कुछ नहीं होता, जिसे देखकर वह टकला बोलता है, अबे भैया, इस बम्बू स्पेयर के अटैक से तो तुम्हें मर जाना चाहिए एक ही बार में, पर तुमको कुछ क्यों नहीं हो रहा। और डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, अरे हम तुम्हारे पापा हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे अटैक से कुछ नहीं हो सकता, समझे ना। और तभी उस टकले को एक रेड कलर की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें लिखा था, आप उन पर हमला नहीं कर सकते। और फिर उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है, जिसमें लिखा था, अनस्टेबल प्रेजेंस, हंटिंग टोलाइड, बेसिक पैसिव स्किल। अगर नॉन बैटल के लिए तैयार कर रहे हो तो सभी फिजिकल अटैक को पूरी तरह से नलिफाई कर देता है। उस स्टेटस विंडो को देखकर वह टकला बोलता है, ये तो गलत बात है, तुम तो सरेआम चीटिंग कर रहे हो। डेक्स उसकी बात सुनकर बोलता है, अबे वो टकले, कैसी चीटिंग, ये तो बस एक पैसिव इफेक्ट है। और फिर डेक्स अपने बम्बू स्पेयर को टाइट से पकड़ता हुआ और उन पर अटैक करता हुआ बोलता है, अच्छा चीटिंग तो कुछ ऐसा होता है। और वह जो इन टकलों का लीडर होता है, वह डेक्स को उसके लोगों पर अटैक करता हुआ देखकर गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, उसने एक स्किल का उपयोग किए बिना लगातार 3 नहीं 4 लोगों को मार गिराया। इस तरह का काम करने के लिए आपके कैप्सूल सिंक्रोनाइजेशन को किस प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए। लेकिन तभी डेक्स उसके साथियों को मारने के बाद उस पर पागलों की तरह हंसता हुआ अटैक कर देता है और बोलता है, अबे साले, तेरा ध्यान किधर है, जबकि तेरा पापा इधर है। और वह डेक्स को अपने तरफ आता हुआ देखकर घबराता हुआ अपने बम्बू स्पेयर को अपने हाथ में पकड़ लेता है, पर डेक्स को उससे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और डेक्स उस बम्बू स्पेयर को उसके पेट के आर पार कर देता है और फिर वह चिल्लाता हुआ और अपने साथियों की तरह मारा जाता है। और भाई डेक्स उन सभी को मरने के बाद उधर एक मस्त सा पोज में खड़ा होता है और हमें बताया जाता है कि बम्बू स्पेयर के क्रांतिकारी ग्रुप का सफाया हो गया है। और फिर डेक्स सोचने लगता है, ये सभी कमीने केवल बम्बू स्पेयर पर भरोसा करके अटैक करते थे, इनमें कोई भी दिलचस्प बंदा नहीं था। खैर, इस स्टेज पर खुद को सामने लाना लापरवाही का सबूत होगा, तो मुझे कम से कम अभी छुप के रहना चाहिए। और फिर हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा था, वंडरफुल अचीवमेंट, आपने बम्बू स्पेयर से 1000 से ज़्यादा लोगों को हराया है। आप दुनिया में बम्बू स्पेयर के समानता के अर्थ को लागू कर रहे हैं। टाइटल, आपने रेवोल्यूशन ऑफ इक्वलिटी प्राप्त किया है। और भाई डेक्स उन सभी नोटिफिकेशन को आते हुए देखकर परेशान हो गया था और बोल रहा था, अबे साला, ये नोटिफिकेशन आना बंद क्यों नहीं हो रहा। और फिर डेक्स आसमान में देखता है कि कितने प्लेयर अभी भी अलाइव हैं और उनको देखता हुआ बोलता है, चलो आखिरकार हम 3000 के आसपास पहुंच गए हैं। और फिर डेक्स सोचने लगता है, पहले स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में ही बहुत लोग आसानी से एलिमिनेट हुए, मतलब बहुत तेज़ी से एलिमिनेट हुए, लेकिन छोटी मोटी मछलियों की संख्या कम होने के बाद काउंटर के जो नंबर है बहुत कम हो गए, मतलब धीरे हो गए। हाँ, अगर मैं चीज़ों को और तेज करना चाहता हूँ तो क्या मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। मैप इतना बड़ा है कि लोगों को अकेला ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन तभी एक लड़की चिल्लाती हुई डेक्स से बोलती है, अरे नहीं, हे तुम, सामने से हट जाओ। और डेक्स उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है और जैसे ही डेक्स उसकी तरफ देखता है, डेक्स उसे देखकर हैरान हो जाता है। और उधर एंजेलिका फुल स्पीड से बम्बू स्पेयर को लिए हुए डेक्स की तरफ आ रही थी और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वह भी डेक्स को सामने देखकर हैरान थी और वह बहुत ज़्यादा स्पीड से डेक्स की तरफ आ रही थी कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। और जैसे ही वह डेक्स से टकराने वाली थी, वह अपनी आंखों को बंद कर लेती और सोचने लगती, नहीं, मैं रुक नहीं सकती, एक दूसरे से हम टकराने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वह डेक्स से टकराती है, वह डेक्स के आर पार निकल जाती है और जाकर जमीन पर गिर जाती है। और डेक्स उससे पूछता है, अरे क्या तुम ठीक हो। लेकिन वह उड़ती हुई और चिल्लाती हुई डेक्स से बोलती, अरे क्या हो तुम, मुझे लगा था कि हम लोग एक दूसरे से टकरा जाएंगे, लेकिन ये अचानक से क्या हुआ, कहीं तुम भूत तो नहीं हो। और डेक्स बोलता है, हाँ कुछ ऐसा ही है। और फिर एंजेलिका अपने बम्बू स्पेयर के सारे उठने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर डेक्स अपने मन में सोचने लगता है, लेकिन इसे क्या हुआ है, ये देखने से तो कोई नई खिलाड़ी लगती है, लेकिन इसका अब तक जिंदा रहना। लेकिन तभी उधर स्टारलाइट विच आ जाती है, जो उनको देखकर हंसती हुई बोलती, हो हम फिर मिले।
और डेक्स उसे देखकर बोलता है, अरे तुम हो। और वह स्टारलाइट विच फिर हंसती हुई बोलती है, मैं जब सबसे पहले तुमसे मिली थी तभी मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये तथ्य कि तुम अब भी जिंदा हो इसका मतलब है कि तुम में कुछ तो खास है। और डेक्स उसे देखता हुआ और उसकी सभी बातों को सुन रहा था, लेकिन तभी एंजेलिका चिल्लाती हुई डेक्स से बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और उसे हेल्प में चिल्लाता हुआ देखकर डेक्स और स्टारलाइट विच उसे देखने लगते हैं। और फिर डेक्स उसकी बातें सुनकर सोचता है, अच्छा अब मुझे सब समझ आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर डेक्स एंजेलिका से बोलता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। और भाई डेक्स की बात सुनकर एंजेलिका हैरान हो जाती है। और डेक्स आगे बोलता है, हालत को देखते हुए तो ये पता चल रहा है कि वो व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे इसमें क्यों शामिल होना चाहिए और तुम्हारी मदद क्यों करना चाहिए। और वह भाई स्टारलाइट विच भी डेक्स की बातें सुनकर सोचने लगती, अरे यार ये तो सच में कुछ अलग ही है। और फिर डेक्स सोचने लगता है, अगर जिक्र करूं तो जो अपोनेंट है वो रैंक में 2nd प्लेस पर है और वह भी एक मैजिकल टाइप। भले ही मैं उन अटैक से नहीं मरूं जो बम्बी स्पेयर के कारण नहीं हुए, फिर भी मैजिक काम तो करता है, इसलिए वो काफ़ी परेशान करने वाली होगी। लेकिन तभी स्टारलाइट विच अपनी मैजिक को यूज़ करने लगती है और करती हुई बोलती है, तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अजीब हो, तुम पसंद आए। लेकिन तभी डेक्स बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं इधर से निकलता हूँ, तुम लोग अपने काम में लगे रहो। और डेक्स बोलते हुए सोच रहा था, एक रैंकर का सामना करना बुरा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अभी बहुत जल्दी है, जल्द से मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, यही अच्छा होगा। और बेचारी एंजेलिका डेक्स को जाता हुआ देखकर दुखी लग रही थी। लेकिन जब डेक्स उधर से थोड़ा आगे चला जाता है तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है, न्यू क्वेस्ट अपडेट हुआ है, और जिसे डेक्स देखकर हैरान हो जाता है। और उधर स्टारलाइट विच एंजेलिका को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ डेक्स को एक नया क्वेस्ट आया था। और आखिरकार एंजेलिका अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाती है और स्टारलाइट विच एंजेलिका पर बम्बू से अटैक कर देती है। और भाई डेक्स उधर उस क्वेस्ट को देखने के बाद बोलता है, इसकी माँ की आंख। और भाई तभी डेक्स उस स्टारलाइट विच के बम्बू स्पेयर के बीच में आके एंजेलिका को बचा लेता है। और स्टारलाइट विच डेक्स को उसके अटैक को रोकते हुए देखकर बोलती है, तुम अभी क्या कर रहे हो। और डेक्स भी गुस्सा करता हुआ बोलता है, आई डोंट नो, अरे ये तो मुझे भी नहीं पता। और फिर डेक्स चिल्लाता हुआ बोलता है, ये मुझे उसकी रक्षा करने के लिए कह रहा है, उस बेवकूफ़ लड़की की, ये बेकार गेम आर्केडिया। और एंजेलिका डेक्स की बात सुनकर हैरान हो जाती है। और फिर डेक्स अपने बम्बू स्पेयर को लेकर रेडी हो जाता है और बोलता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता और अब मुझे लगता है कि मुझे अब उससे लड़ना ही होगा। और डेक्स को देखकर स्टारलाइट विच खुश होने लगती। और फिर डेक्स को जो क्वेस्ट आया था वह दिखाया जाता है, मिशन 3, तुम जो इस दुनिया को महान केओस के दृश्य में बदलने के लिए दिन रात काम कर रहे हो। हालांकि ऐसा महान काम करने के लिए अकेले आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जिस दुनिया का तुम सपना देख रहे हो उसे बनाने के लिए कुछ हेल्पर सहायक तैयार करो जिन पर तुम अपनी मदद करने के लिए भरोसा कर सकते हो। एक स्पेशल एम्बलम उनके ऊपर दिखाई देगा जिन्हें आपको हेल्पर में बदलना आवश्यक है। आपको हेल्पर के प्रभाव के आधार पर दी गई पॉसिबिलिटी भी अलग होगी। और हमें देखते हैं कि एंजेलिका के सर के ऊपर वही बार ऑफ एनर्जी मतलब वो एम्बलम दिखने लगता है। और भाई एंजेलिका की ब्यूटीफुल स्माइल के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 46 की शुरुआत में हमें कुछ बताया जाता है, आर्केडिया एक मिस्टीरियस दुनिया, इसमें एंजेलिका का फर्स्ट इंप्रेशन। उसके बाद हमें एंजेलिका को दिखाया जाता है जब वह पहली बार आर्केडिया खेल रही थी। वह इस ब्यूटीफुल दुनिया को देखकर बोलती है, क्या ये सच में एक गेम है। और वह उस दुनिया को देखती हुई सोचती है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और फिर हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है एक बहुत ही खास दुनिया जहाँ उसे लगता था कि वह इसके लायक नहीं है। और फिर एंजेलिका बोलती है, ये दुनिया मुझ जैसे बेकार जीवन जीने वाले के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी एंजेलिका के सामने कोई ओल्ड लेडी आ जाती है और वह एंजेलिका से बोलती है, लगता है कि तुम भटक गई हो या किसी प्रकार का ये भाग रहा होगा, क्या मेरा शिष्य बनने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। और ये ओल्ड लेडी एक यूनिक एनपीसी थी जो बहुत कम या किसी खास प्लेयर को ही दिखती थी या अपने शिष्य बनाती थी। और एंजेलिका उनकी बात सुनकर थोड़ी सी घबराई हुई बोलती है, क्या मैं सच में आपकी शिष्य बन सकती हूँ। उसके बाद वह ओल्ड लेडी उसकी मास्टर बन जाती है और उसके साथ वह स्टारलाइट विच की भी मास्टर बन जाती है। उसके बाद वह ओल्ड लेडी उन दोनों को बताती है, जब मैजिक की बात आती है तो अपने मन के विस्तार करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस जमीन के अलावा यदि तुम बड़ी दुनिया पर विचार करती हो और खुद को विशाल विचारों और अवधारणाओं के प्रति समर्पित करती हो तो तुम ज्ञान तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगी। आसमान को देखो, साथ ही खूबसूरती से चमकते स्टारलाइट और मूनलाइट को भी देखो, क्या ये वास्तव में खूबसूरत नहीं लगते। और फिर राइटर के द्वारा हमें उस ओल्ड लेडी के बारे में बताया जाता है,
वह एक महान मैजिशियन थी जो दूसरे के विपरीत हमेशा चमकने वाले स्टार और मून दोनों को आकर्षित करती थी। वह खास मैजिक और ज्ञान जो उन्होंने हासिल किया था वह अपने 2 शिष्यों को उन्होंने सौंप दिया। वह थे स्टारलाइट विच स्टेला और मूनलाइट मैजिशियन एंजेलिना थी। और गाइस यहाँ पे एंजेलिका का नाम एंजेलिना बताया जा रहा था, लेकिन गाइस हम लोग स्टार्टिंग में उसका नाम एंजेलिका पढ़ा था, इसलिए गाइस हम लोग एंजेलिका नाम के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और फिर वह ओल्ड लेडी उन दोनों को वह बुक ग्रिमरीज देने के बाद उनसे बोलती है, मैं अब एक लंबी यात्रा पे निकलूंगी, ये आखिरी प्रेजेंट है जो मैं तब तक के लिए तुम लोगों को दे रही हूँ। जिस दिन ये दोनों ग्रिमरीज आपस में मिलेंगी वह दिन होगा जब एक महान मैजिशियन ह्यूमन की लिमिट और विशेषताओं पर काबू पा लेगा, और ये ग्रिमरी एक महान जादूगर बनने का अपॉर्चुनिटी था। लेकिन एंजेलिका उस ग्रिमरी को लेने के बाद बोलती है, मास्टर ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है, लेकिन मास्टर क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक कर्ज भी हो सकता है? उसके बाद हम उसी सीन पे पहुंच जाते हैं जिधर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। एंजेलिका के सर के ऊपर वही स्पेशल एम्बलम दिखाई देता है जो उस मिशन में बताया गया था, और डेक्स उस स्टारलाइट विच के सामने अपना बम्बू स्पेयर लेकर खड़ा था। और स्टारलाइट विच डेक्स से बोलती है, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुमने ही तो अभी कहा था कि तुम इसके बीच में दखल नहीं दोगे। और डेक्स परेशान होता बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर ये सिचुएशन ऐसे कैसे होगी, पर क्या तुम इधर से जा सकती हो? और अगर तुम इधर से चली जाओगी तो मैं पक्का तुमको इसके बदले गोलगप्पे खिला दूंगा। लेकिन भाई वो बोलती है, और अगर मुझे गोलगप्पे नहीं खाना हो तो? और भाई डेक्स उसकी बात सुनकर पहले तो चौंक जाता है और फिर अपने बम्बू स्पेयर को हाथ में सही पोज में पकड़े हुए और स्माइल करता हुआ बोलता है, फिर तो मैं तुम्हारा इस बम्बू स्पेयर से मार मार कर वो हाल करूंगा कि तुम फिर गोलगप्पे खाने लायक ही ना रहो। डेक्स की बात सुनकर स्टारलाइट विच हंसती हुई और अपने मैजिक वेपन को यूज करती हुई बोलती है, क्या तुम्हें लगता है ऐसा करना इतना आसान होगा? और फिर वह एक मैजिक अटैक डेक्स पर करती है, चैन लाइटनिंग, और डेक्स उस अटैक से बचने के लिए पीछे हटने लगता है, पर वह अटैक डेक्स का पीछा करने लगता है और डेक्स उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर फिर भी वह अटैक डेक्स को आकर लग जाता है और जिसे डेक्स को खतरनाक वाला झटका लगता है। और फिर डेक्स को रेड कलर की नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा था, आप चेन लाइटनिंग की चपेट में आ गए हैं, आपकी स्टेमिना तेजी से कम हो रहा है, स्टेटस अब नॉर्मल, आप स्लो डाउन की स्थिति में आ गए हैं, आपके शरीर की स्पीड अस्थायी रूप से कम हो जाएगी। और भाई उसके बाद तो वह स्टारलाइट विच डेक्स के पिछवाड़े को लाल करने के लिए एक के बाद एक मैजिक अटैक बोलना शुरू कर देती है। फायर बोल्ट मतलब कि आग का गोला, मैजिक होल्ड मतलब जादुई पकड़, एंट्रंगल मतलब जाल में फंसाना, विंड कटर मतलब अरे जो भी हो, बस अब इतना पता है कि वह डेक्स की अब कह के लेने वाली है। और उसे इतने सारे अटैक करते हुए देखकर एंजेलिका सोचने लगती है, सर्कल मैजिक जो तुरंत उपयोग किया जा सकता है, वह चीजों को जल्द से खत्म करने की कोशिश कर रही है। और फिर चिल्लाती हुई डेक्स से बोलती है, अरे तुम उन अटैक को रोक नहीं सकते, इसलिए उधर से भाग जाओ। लेकिन अब भागने के लिए काफी देर हो चुकी थी और उसके सारे अटैक डायरेक्ट डेक्स को जाकर लगते हैं और एंजेलिका को यह देखकर शौक लग जाता है। और फिर उधर से धुएं को उड़ता हुआ दिखाया जाता है और कुछ नोटिफिकेशन को भी दिखाया जाता है। इसमें लिखा था, आप क्रिटिकल कंडीशन में हैं, आपकी सभी एबिलिटी कम हो जाएगी, इनविंसिबल एक्टिवेट हो गया है, मौत तब तक आपकी नहीं हो सकती जब तक आपको बम्बू स्पेयर से ना मारा जाए, इसलिए बम्बू स्पेयर से सावधान रहे। और भाई ये सारी नोटिफिकेशन डेक्स को आ रही थी और डेक्स की हालत बहुत खराब लग रही थी और डेक्स बोलता है, क्या ही मस्त इवेंट है भाई, तो अगर बम्बू स्पेयर नहीं है तो मैं नहीं मरूंगा। और भाई सामने से स्टारलाइट भी चलती हुई आ रही थी जिसे देखकर डेक्स परेशान होता हुआ बोलता है, अबे यार अब तो मुझे लगता है कि उसे गोलगप्पे खिलाने का जो आइडिया था वो गलत था। और फिर स्टारलाइट विच डेक्स के सामने आ जाती और हमारा डेक्स उसके सामने झुका हुआ था और वह डेक्स को ऐसे देखकर बोलती है, मैं तो बेकार में ही तुमसे घबरा गई थी, मैंने सोचा था कि तुम गुप्त रूप से शक्तिशाली होगी, ये सोचना कि तुम इतने लाचार तरीके से इस तरह के बेकार अटैक के शिकार बन जाओगे। और हम हंसती हुई डेक्स पर अटैक करती हुई बोलती है, मुझे उम्मीद है कि बाद में मिलने पर तुम इस बात से नाराज नहीं होगे कि तुम मेरे वजह से मरे, क्योंकि तुम ही थे जिसने मेरे काम में दखल दिया था। और भाई डेक्स अपनी इतनी बुरी हालत के बावजूद भी उससे बोलता है, हाँ ये एक इवेंट है, इसलिए एक दूसरे से नाराज होने की जरूरत नहीं है। और वह डेक्स की बात सुनकर ईवल सी स्माइल करती हुई बोलती है, ओहो तुम सच में कितने दिलचस्प हो। और फिर वह अपने बम्बू स्पेयर से डेक्स पर अटैक कर देती है और बोलती है, तो ठीक है फिर बाय। लेकिन जैसे ही वह डेक्स पर अटैक करती है उसे एक रेड कलर की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था, आप उस प्लेयर पर अटैक नहीं कर सकते। और वह उस नोटिफिकेशन को देखकर हैरान होती है और बोलती है, इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? लेकिन तभी किसी चीज की घोंपने की आवाज आती है और उस स्टारलाइट विच को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और फिर हम देखते हैं कि डेक्स ने बम्बू स्पेयर उस स्टारलाइट विच के पेट के आर पार कर दिया था। और भाई डेक्स तो कमीनों से भी कमीना निकला भाई साहब।
और फिर डेक्स उससे बोलता है जैसा हमने वादा किया था मरने के बाद एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे, आखिरकार ये सिर्फ एक इवेंट है। लेकिन भाई वह स्टारलाइट विच गुस्से में चिल्लाती हुई डेक्स से बोलती है साले कमीने डरपोक, तेरी गांड में मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी क्या, इसलिए तूने ये घटिया ट्रिक का इस्तेमाल किया कमीने। और फिर वह चिल्लाती हुई मर जाती है और डेक्स उसे मारने के बाद बोलता है फ्यू, अगर ये इनविंसिबल इफेक्ट नहीं होता तो मैं भी बिना हिले डुले ही मारा जाता। और भाई ये सब देखकर उधर एंजेलिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके हाथ में जो बम्बू स्पेयर था वो भी गिर जाता है और वह सोचती है उसने सेकंड रैंकर यूजर स्टेला को हरा दिया, यहाँ तक कि जिसकी वो मदद कर रहा था मैंने भी नहीं सोचा था कि वह जीत सकता है, आखिर वह कौन है, वह व्यक्ति कौन है। लेकिन भाई उधर डेक्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वह बोल रहा था अब भाई मुझे चक्कर आ रहा है यार, कोई मुझे नींबू पानी पिलाओ। पर जो एंजेलिका होती वह डेक्स की तरफ भागती हुई आ रही थी और बोल रही थी क्या तुम ठीक हो। और डेक्स उससे बोलता है हाँ मैं अभी तो हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि मैं लगभग मर ही गया था। और वह डेक्स के पास आकर अपने सर को ऊपर नीचे करके माफ़ी मांगती हुई बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए। और डेक्स उसकी बात सुनकर बोलता है धन्यवाद की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा सेकंड रैंकर पीछा क्यों कर रही थी, चलो इसके बारे में बताओ। और एंजेलिका डेक्स की बात सुनकर बोलती है वो तो काफ़ी लंबी स्टोरी है और फिर वह डेक्स को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। डेक्स एंजेलिना की स्टोरी सुनने के बाद बोलता है अच्छा तो कुछ ऐसी बात है, सो तुम्हारी मास्टर ने जाने से पहले कुछ आइटम छोड़ दिए थे, ये कहते हुए कि अगर एक व्यक्ति दोनों आइटम को हासिल कर लेता है तो वह सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और स्टेला तुम्हें मारने और आइटम लेने की कोशिश में तुम्हारे पीछा करते करते पागल हो गई है। एंजेलिका डेक्स की बात सुनकर बोलती है हाँ यही बात है। और फिर डेक्स उससे पूछता है तो आगे अब तुम क्या करने की सोच रही हो। वह डेक्स की बात सुनकर चौंक जाती है और डेक्स उससे आगे बोलता है तुम्हारा अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि सेकंड रैंकर यूजर है, तुम कब तक पीछे किए जाते हुए इस गेम को खेलोगी, क्या तुम ठीक से हंट भी कर सकती हो। और डेक्स की बात सुनकर एंजेलिका अपने सर को झुकाए हुए बोलती वो ऐसा है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ। और फिर डेक्स बोलता है ठीक है जो भी हो चलो अपना लेवल बताओ कि कितना है। वह 43 बोलती है, मतलब कि उसका लेवल 43 है। उसका लेवल सुनकर डेक्स सोचता है कितना बेकार है, ना तो ये कम है ना ही ये एवरेज, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है। और फिर डेक्स एंजेलिका से पूछता है क्या तुमने जो पहना है वो नेशनल यूनिफॉर्म रोब है जो लेवल 20 पर मिलता है, और जो एक्सेसरी तुम्हारे पास है वह लेवल 15 क्वेस्ट रिवॉर्ड से है। और वह डेक्स की बात सुनकर शर्माती बोलती है भागते समय मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन तभी डेक्स को उसकी बात सुनकर एक आइडिया आता है और वह बोलता है नहीं रुको मैं उसको इधर टेस्ट कर सकता हूँ। और फिर डेक्स एंजेलिका को पकड़कर बोलता है तुम्हारे पास जो भी आइटम है वो मुझे दे दो। और भाई एंजेलिका डेक्स की बात सुनकर ब्लश करने लग जाती है, मतलब शर्माने लग जाती है। और गाइस ये चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है।